दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी अभी जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सावरकर जी ने माफ़ी तो मांगी थी, पर वो गांधी के कहने पर मांगी थी। इस बात के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि अभी तक जो हिंदू राष्ट्रवादी लोग थे वो इस बात से मना करते थे, इस बात को डिनाई करते थे कि सावरकर ने किसी प्रकार की माफ़ी मांगी थी। अब पहली बार उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया है कि माफ़ी तो मांगी थी, पर उसमें जोड़ दिया कि माफ़ी इसलिए मांगी थी क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था इस प्रकार से। अब ये बहुत हास्यास्पद बात है। राजनाथ सिंह जी एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे जहाँ उदय माहुरकर और उनके साथी की लिखी हुई किताब, सावरकर पर लिखी हुई किताब कि अगर सावरकर होते तो पार्टीशन न होता, इस किताब का वो विमोचन कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात कही। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि सावरकर को 1910 में जेल हुई, काला पानी की सज़ा हुई, वो अंडमान में थे और 1911 से लेकर उनकी रिहाई तक लगातार उन्होंने माफ़ीनामे लिखे। और महात्मा गांधी 1910 से लेकर 1915 के पहले साउथ अफ्रीका में थे और सावरकर का पहला माफ़ीनामा जिसका आलेख उपलब्ध है वो 1913 का है। और 1913 के इस आलेख में ये बात लिखी है कि 1911 में भी मैंने माफ़ी मांगी थी, यानी सावरकर ने माफ़ी मांगी थी। तो अब ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जाता है, ये देखने के पहले हम इस बात को कहेंगे कि महात्मा गांधी का संदर्भ इसमें क्यों आया। सावरकर को जैसे ही जेल की सज़ा हुई, अंडमान की जेल को काला पानी कहते थे और उस काले पानी की सज़ा के में काफ़ी ये कड़क होती थी, भयंकर होती थी और उसमें उन पर बहुत यातनाएं दी गई, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। पर वो जेल में अकेले नहीं थे, ऐसे हज़ारों कैदी वहाँ थे जिनमें से किसी ने इस प्रकार की माफ़ी नहीं मांगी। ये बात सच है कि कैदियों को माफ़ी मांगने का अधिकार होता है, पर वो किस कारण से माफ़ी मांगते हैं? वो स्वास्थ्य के कारण से, परिवार के कारण से और इस प्रकार के कारणों से कई बार माफ़ी मांगते हैं, जो सरकार उनको कई बार दे भी देती है। पर सावरकर के माफ़ी मांगने का कारण एकदम अलग था। अब ये तो कहा जाता जेल की यातनाएं बहुत कड़क थी, कोल्हू के बैल के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था। इसी दौरान उनका जो परिवर्तन हुआ उसके बाद उन्होंने माफ़ीनामे 1911 से लिखना शुरुआत किया। और जो क्रांतिकारी होते थे, जैसे भगत सिंह का एक उदाहरण है। भगत सिंह को भी फांसी की सज़ा हुई, उन्हें कहा गया कि आप माफ़ी मांग लो। भगत सिंह ने कहा माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मुझे फांसी से लटकाने के बदले आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने मरवा दीजिए। तो इसके उलट सावरकर ने 1911 से माफ़ीनामे लिखने शुरू कर दिए। और वो केवल माफ़ीनामे नहीं थे, वो अंग्रेज़ सरकार को एक ऑफ़र भी था। वो माफ़ीनामे में क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि मैंने अपने जवानी के दिनों में, जब मैं नौजवान था, मैंने कई गलतियाँ की और उसके कारण हिंसा के कार्यों में मैं पकड़ा गया। आपने मुझे सही पकड़ा। ये वो ब्रिटिश वाइसरॉय को लिख रहे हैं। आपने मुझे सही पकड़ा, मुझे सही सज़ा दी, पर आप तो बहुत दयालु हैं। मैं आपका एक भटका हुआ पुत्र हूँ, मुझे वापस अपनी गोद में ले लीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि इसके बाद, मुझे छोड़ने के बाद, आप जो भी काम मेरे लिए उपयुक्त समझेंगे, मैं उस काम को पूरी निष्ठा से, प्रतिबद्धता से करूँगा। यानी ऑफ़र था कि मैं आपके लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। और बाद में उन्होंने यही बात की। उनको छोड़ने के बाद तो खैर उन्होंने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उनके भक्त लोग, उनको चाहने वाले कहते हैं कि वो बहुत चालाक थे, शिवाजी की तरह। माफ़ी मांगने का पीछे उनका उद्देश्य ये था कि छूट कर आएंगे तो आज़ादी के लिए काम करेंगे। पर छूट के आने के बाद उन्होंने आज़ादी के किसी भी आंदोलन में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया। इसके उलट उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी के आंदोलन का विरोध किया। आज़ादी के आंदोलन से
अपने संगठन को पूरी तौर से दूर रखा और उन्हें 60 रुपये महीने की पेंशन भी दी जाती थी। 60 रुपये उस समय कितना होता था उसका अंदाज़ लगाने के लिए इस बात को देखिए कि उस समय सोना उस समय तोला जो 5 ग्राम के करीब था, सोना 10 रुपये तोला होता था, यानी 10 रुपये में 5 ग्राम मिलता था। तो 60 रुपये कितना होता होगा इसकी आप कल्पना कर लीजिए। खैर, अब गांधी का संदर्भ कहाँ आता है। 1915 में गांधी जी भारत आए और उसके बाद एक प्रकार से वो भारतीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। और जब वो नेता के रूप में उभरे तो उन्होंने देश की सभी समस्याओं पर ध्यान देना चालू किया। लोगों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार भी किया और इसी के चलते 1920 जनवरी में सावरकर के भाई डॉक्टर नारायण सावरकर ने गांधी जी को पत्र लिखा कि भाई आप कोशिश करके मेरे भाई को रिहा करा लीजिए। अब गांधी जी तो बहुत विशाल हृदय के थे। वो इस समय इस बात को नहीं देख रहे थे कि कोई मेरी पार्टी में है कि नहीं, कोई मेरे आंदोलन के साथ है कि नहीं। उन्हें ज़्यादा चिंता देश की थी, देश की आज़ादी के लिए थी। तो उन्होंने वापस डॉक्टर नारायण सावरकर को लेटर लिखा कि देखिए, माफ़ी मांगना तो नहीं चाहिए, पर आप पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए। आप पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए, उसको पूरी सच्चाई में उस बात को रखिए और ये अंग्रेज़ों के सामने भेज दें और इससे जनता में भी जागरूकता बढ़ेगी। गांधी जी लिखते हैं, ये काम मुश्किल है पर मैं भी इसमें अपना हाथ बटाने की कोशिश करूँगा। तो वो इस प्रकार से माफ़ी मांगने की बात नहीं कहते, वो एक पिटीशन ड्राफ्ट करने की बात करते हैं। और वो कहते हैं मुश्किल है क्योंकि अंग्रेज़ सरकार तो बहुत आक्रामक थी। तो फिर उसके बाद गांधी जी खुद की तरफ से क्या करते हैं। गांधी जी खुद की तरफ से एक लेख लिखते हैं। वो कहते हैं इस लेख का शीर्षक है सावरकर बंधु। यहाँ मैं संदर्भ दे दूँ, जो उनका पत्र डॉक्टर नारायण सावरकर को है, उनकी संकलित रचनाएं खंड 19 में हैं और उनका ये जो लेख है उनकी संकलित रचनाएं खंड 20 में हैं। इस लेख में वो लिखते हैं कि सावरकर बंधु अगर अपना पुराना हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और आकर देश के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा उनका एक उसमें लेख था। और वो अपने विशाल हृदय से चाहते हैं कि सावरकर छूट कर आएँ और देश के आंदोलन में हिस्सा लें। तो ये गांधी का पत्र था। तो नंबर 1, कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। गांधी ने यह पत्र 1920 में लिखा और सावरकर ने पत्र लिखने माफ़ीनामे, सावरकर ने कोई पिटीशन नहीं लिखी, माफ़ीनामे लिखे, सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, घुटनों के बल ही नहीं, पूरा रेंगते रेंगते उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के सामने समर्पण कर दिया। और ये इस बात को आज, क्योंकि सावरकर का गौरवान्वन करने की कोशिश हो रही है और सावरकर का गौरवान्वन करने के लिए भी महात्मा गांधी का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। वो महात्मा गांधी जिनके मर्डर के बाद सरदार पटेल ने लिखा कि निश्चित रूप से महात्मा गांधी की हत्या में हिंदू महासभा का वो धड़ा है, वो सेक्शन है जो सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो एक तरफ महात्मा गांधी सावरकर की रिहाई के लिए पत्र लिखते हैं, दूसरी तरफ वही सावरकर बाद में जाकर महात्मा गांधी की हत्या के में एक एक्यूज़ रहते हैं, एक आरोपी रहते हैं। और जीवनलाल कपूर ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि सावरकर का गांधी की मर्डर में हाथ रहा होगा। आज उनके समर्थक लेखक बहुत सारी इन बातों को डिस्टॉर्ट करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। सावरकर की अपनी सोच थी, अपनी समझ थी और उनको ज़्यादातर प्रतिष्ठा देने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि एक तरफ जहाँ भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना चल रही थी, दूसरी तरफ 1923 में सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू, यानी हिंदुत्व क्या है और हिंदू कौन है। उसमें इन्होंने ये कहा कि ये देश हिंदुओं का है और इसमें हिंदू वही है जो इस भूमि को, सिंधु से समुद्र तक की भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। यानी
जो लोग इसको पितृभूमि और पुण्यभूमि नहीं मानते यानी मुसलमान और क्रिश्चियन, वो यहाँ के नागरिक होने के लायक नहीं हैं। ये बात उन्होंने कही। और इन्हीं सावरकर ने 1923 में कहा कि यहाँ दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र, यानी दो राष्ट्र के सिद्धांत की आधारशिला भी सावरकर ने रखी। पर आगे चलकर उनके 1937 के हिंदू महासभा के अधिवेशन में पहले उन्होंने यही बात रखी कि यहाँ दो राष्ट्र है, और उसके एक साल बाद जाकर उन्होंने इसको बदल दिया। क्या बदला कि यहाँ एक ही राष्ट्र है, वो है हिंदू राष्ट्र, और जो मुसलमान हैं वो यहाँ अल्पसंख्यक हैं। जैसे जर्मनी में यहूदी अल्पसंख्यक है, वो जर्मन राष्ट्र है और यहूदी अल्पसंख्यक है, वैसे ही भारत ये हिंदू राष्ट्र है और मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो खैर उन्होंने जो काम किए उसके कारण सांप्रदायिक राजनीति बहुत मजबूत हुई, और छूटने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को आज़ादी के आंदोलन से बाहर रखा। 1942 में महात्मा गांधी पूरे देश को एक कॉल देते हैं कि हम आज़ादी के लिए संघर्ष करें, अपनी नौकरियां कॉलेज छोड़ कर आएँ, सड़कों पर काम करें, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। उसके उलट सावरकर हिंदू महासभा की तरफ से पत्र लिखते हैं अपने समर्थकों को कि हमने कोई भी काम अपना ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटिश सरकार को मुसीबत हो। अपनी नौकरियों पर टिके रहो, ब्रिटिश सरकार की मदद रहो, ये उन्होंने एक किया। और दूसरा उन्होंने उसी के साथ साथ ये भी कहा, उन्होंने ये भी किया कि अंग्रेज़ फ़ौज के लिए यहाँ मदद के लिए उन्होंने लाखों लोगों को अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होने की बात की। अब यहाँ देखिए, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस INA आज़ाद हिंद फ़ौज बनाकर अंग्रेज़ की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सावरकर अंग्रेज़ की मदद के लिए उनकी फ़ौज की वृद्धि करवा रहे हैं। तो खैर उनको जो पेंशन दी गई, जो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूँ, उन्होंने वही किया और अंग्रेज़ सत्ता को उन्होंने एक प्रकार की मजबूती दी। दो राष्ट्र का सिद्धांत, पार्टीशन की नींव, उसमें जैसे मुस्लिम लीग का हाथ था एक तरफ से, दूसरी तरफ से इनका भी हाथ था। मुस्लिम सांप्रदायिकता मुस्लिम लीग ने बढ़ाई, हिंदू सांप्रदायिकता सावरकर और उनके फॉलोअर्स ने बढ़ाई। तो आज सावरकर का जो आदर हिंदू राष्ट्रवादी करते हैं वो इसलिए कि सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को एक स्पष्टता दी, हिंदू की परिभाषा दी। क्योंकि जैसे वहाँ उस समय ख़ास तौर से मुस्लिम राष्ट्रवादी सामने आ रहे थे, और मुसलमान की परिभाषा करना बड़ा आसान होता है, अल्लाह को मानना, पैगंबर साहब को मानना, कुरान में विश्वास रखना। अब यहाँ हिंदू में तो बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे तरीके थे, इसलिए उन्होंने इसको एक परिभाषा देने का काम किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुत्व शब्द की भी उन्होंने एक विस्तृत परिभाषा की। उन्होंने जो आज बड़ा कन्फ्यूजन है कि हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म, वो पूरी तौर से गलत है। सावरकर खुद कहते हैं कि हिंदुत्व यानी वो तीन आधार पे कहते हैं, एक तो आर्य नस्ल, दूसरा ब्राह्मणवादी संस्कृति, और तीसरा यहाँ की वो ज़मीन जो सिंधु से समुद्र तक फैली है। इसके खिलाफ़, इसके उलट जो भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना है वो कहती है यहाँ बहुत सारी नस्लें हैं, हम सब मिले जुले हैं, हमारे में विविधता है, देयर इज़ ए डाइवर्सिटी एंड देयर इज़ ए यूनिटी। हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद ये डाइवर्सिटी की बात को स्वीकार नहीं करते, और दोनों अपने संकीर्ण राष्ट्रवाद के आधार पे अपनी राजनीति को बढ़ाते हैं। तो खैर अब सावरकर का गौरवान्वन किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 अक्टूबर को गोडसे के गौरव में इतने सारे ट्वीट्स लिखे। तो हिंदू राष्ट्रवाद जैसे मजबूत हो रहा है, वो इन प्रतीकों को समाज में ज़्यादा महत्व देने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, और यही उनका उद्देश्य है जिसके चलते राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही, जिसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। महात्मा गांधी ने पिटीशन लिखने के लिए कहा, इन्होंने माफ़ीनामा लिख दिया, और माफ़ीनामा लिखते लिखते पूरी तौर से सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, और अपनी सेवाएं अंग्रेज़ सरकार के लिए उपलब्ध की, जो उन्होंने बाद में चलकर उसको पालन भी किया। और जो उनके मानने वाले
इस बात को प्रचारित करते हैं कि वो बहुत चालाक थे, माफ़ी मांग कर आने के बाद देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहते हैं, उससे भी बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। तो मित्रों, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम भारतीय राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के आधार पे एक भारत को बनाएं और एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें सभी धर्मों की बराबर जगह है, सभी जातियों की बराबर जगह है, सभी नस्लों की बराबर जगह है, सभी भाषाओं की बराबर जगह है। और हम जो भगत सिंह ने सिद्धांत दिया था त्याग का, जो अंबेडकर जी ने सिद्धांत दिया था समता का, और जो गांधी ने बंधुत्व दिया, इस आधार पे एक नए भारत को बनाएं और संकीर्ण राष्ट्रवाद के रास्ते से अलग रहें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।